अभी शादी को 1 महीने 6 दिन बाकी थे और अचानक ही खबर मिल जाती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। जैसे ही तबीयत खराब की सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अब इससे पहले अभी तक दोनों सिर्फ फोन पर ही बातचीत किया करते थे, लेकिन तबीयत खराब सुनकर सास अपने दामाद के घर पहली बार आई थी। अब यहाँ सुबह से शाम हो जाती है। फिर दामाद जिद करने लगता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज रात को आप यहीं पे रुक जाओ। सास जो होती है हंसी खुशी रुक जाती है और फिर वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पर ही सो जाते हैं। अब इस बात का किसी ने कोई अंदाजा ही नहीं किया था कि इनके बीच में आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर अगला दिन निकलता है और सास जाने लगती है तो दामाद फिर कहता है कि और कुछ दिन रुक जाओ। फिर सास के रुकते रुकते यहाँ पे लगभग 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों तक ये सास और ससुर जो है ये ऐसे रहते हैं जैसे मियाँ और बीवी या पति और पत्नी रहते हैं। इसके बाद शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था और पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों घर से अचानक ही लापता हो चुके हैं। अब इस कहानी को सोशल मीडिया पे कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर यही बात चढ़ जाती है कि आखिरकार सास और दामाद ने ये सब क्या किया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो दामाद और सास के बीच में जो इश्क होता है वो कैसे और क्यों हो जाता है और इसके पीछे की वजह क्या होती है और वो लड़की जिसने शादी हो रही थी उसका क्या होता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंदराग और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कैस। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम अपना देवी होता है, लेकिन सब उसे प्यार से सपना देवी बुलाते हैं। 2007 में इनकी शादी होती है जितेंद्र से। इन्हें पहले ही एक बेटी पैदा होती है और उसके बाद 2 बेटा पैदा होता है। सपना देवी अपनी पति जितेंद्र से कहती है कि देखो अभी शादी में कुल 9 दिन बाकी है और 6 अप्रैल 2025 की यह तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहाँ पर जाना चाहिए और जाकर कार्ड वगैरह देके आना चाहिए। अगर आप कार्ड देकर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो देर हो जाएगी और वैसे भी हमें और भी बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। जैसे ही पति जितेंद्र ने ये बात सुनी उसने सीधा अपनी पत्नी के बहन के घर पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो कार्ड देकर और आसपास के इलाकों में जो उनके रिश्तेदार थे उनके घर भी कार्ड देकर वो वापस लौटकर आ जाता है। अब 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाकया था। जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा कि बेटी तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, ये कहकर कि मैं बाजार जा रही हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ खरीदारी करनी है। फिर जैसे ही पिता ने ये बात सुनी उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने की जैसे ही कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि मैं बस अभी पहुंचने ही वाली हूँ। फिर कुछ देर के बाद जब पत्नी नहीं आती है तो पति दोबारा फोन करता है, लेकिन हर बार वो यही कहती है कि बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी। इस तरीके से वो बात को टालती रहती है। इस तरह के बहाने वो बार बार कर रही थी और देखते ही देखते घंटों बीत जाते हैं। फिर अचानक ही पत्नी का नंबर यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन जब तक नंबर स्विच ऑफ होता है तब तक ये पता चल चुका होता है कि उसकी पत्नी सपना किसके साथ है। अब जितेंद्र ने अपने होने वाले दामाद को फोन लगाया और दामाद से कहा कि मुझे पूरी जानकारी है कि जो मेरी पत्नी सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, चलो अब मेरी उससे बात करवा दो। लेकिन उसका होने वाला दामाद जिसका नाम राहुल होता है वो कहता है कि आपकी पत्नी मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर जी ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है कि अब आप सपना की चिंता करना छोड़ दीजिए। 18 साल से ये तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसे बहुत परेशान किया है, तुमने इसको बहुत टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। अब मैं पूरी तरीके से इनका ख्याल रखूंगा, पूरी तरीके से इनके साथ रहूंगा और देख लेना इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी अब मैं आने नहीं दूंगा। अब जो ससुर होता है यानी कि जितेंद्र, वो ये सब सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि ये जो उसका दामाद है वो कह क्या रहा है। इस तरह से बात करते हुए अब 10:30 बज गए थे रात के और अचानक से दामाद जी का नंबर जो है वो बंद हो जाता है। अब वो इंतजार करने लगता है, सोचता है कि कहीं सुबह तक आ जाएगी उसकी पत्नी और इस तरह वो उसका इंतजार करने लगता है। इस तरह पूरी रात निकल जाती है लेकिन वो नहीं आती है।
इसके बाद जितेंद्र आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है और कहता है कि उसकी जो पत्नी है वो रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं कहीं चली गई है। तभी घर वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, पहले तुम घर जाकर देखो कि घर में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। फिर जितेंद्र घर की सब चीजों को देखता है, ढूंढता है, अलमारियों को चेक करता है। पता चलता है कि घर से लगभग नगद रुपए 3.5 लाख रुपए और साथ ही में 5 लाख रुपए के जेवरात जो थे घर में रखे हुए वो सब यहाँ से गायब है। अब ये सब देखकर तो ये जितेंद्र तो जैसे पागल सा हो जाता है। वो अपने कुछ साथियों को लेके नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद सारी कहानी सुनाता है पुलिस को। वो कहता है कि साहब, अक्टूबर 2024 की ये बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल होता है जो कि अलीगढ़ जिले के मछरिया गांव का रहने वाला है। उससे उसकी बेटी की शादी तय हुई है। उसकी बेटी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ रही है और उसका नाम शिवानी है। इन दोनों की शादी अक्टूबर 2024 के आसपास तय हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद लगभग 1.5 महीने या 2 महीने का समय ही बीता था कि सास और दामाद दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये लड़का कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता था और कपड़े का व्यापार करता था। गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर वो कपड़े बेचता था। इस तरीके का उसका बिजनेस था, उसका व्यापार था। वो घर पे बहुत कम ही रहता था। अब जितेंद्र जब भी अपने घर से फोन करता था तो पता चलता था कि उसकी जो पत्नी है वो दामाद से बात कर रही है। लगभग 10-10 घंटे, 12 घंटे तक हर रोज वो दामाद जी से यहाँ पर बातें किया करती थी। तब तक तो कोई शक इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब उसका अचानक से यूं गायब होना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको दर्द दे रहा है। पुलिस यहाँ पूछती है कि वो मिले कैसे थे ये बताओ। तब जितेंद्र बताता है कि पहले तो सिर्फ वो फोन पे ही बातचीत किया करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसकी पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उन्हें जाकर देख के आती हूँ। और ये भी कहती है कि मैं सुबह को जाऊंगी और शाम को वापस लौटकर आ जाऊंगी। लेकिन वो लौट के नहीं आती है। तब ना वो शाम को आती है ना वो अगले दिन आती है। इस तरह 5 दिन का समय बीत जाता है और वो दामाद के साथ ही उसके घर पे ही रहती है इन दिनों। उस समय मैंने उतना नहीं सोचा था, लेकिन अब ये साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि इन दोनों के बीच उस दौरान फिजिकल रिलेशन जरूर बने होंगे, जिस वजह से ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। फिर जितेंद्र ने पुलिस को वो सारी बातें भी बताई जो उसके होने वाले दामाद ने उसे फोन पे कहा था कि ससुर जी अब आप चिंता करने की कोशिश ना करो, हम साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। इसके साथ ही घर से जो 3.5 लाख रुपए नगद गायब हुए हैं और लगभग 5 लाख के जो जेवरात गायब हुए हैं वो बात भी वो पुलिस को बता देता है। अब इधर बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आखिर करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, इसलिए आप इसमें थोड़ी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि परेशान ना हो, हम देखते हैं। फिर उसके होने वाले दामाद और पत्नी का जो नंबर होता है उसको सर्वेलेंस पे डाल दिया जाता है। साथ ही उनकी जो मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग थी वो निकालने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही उनकी जो लोकेशन थी उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार शादी कब थी इन दोनों की। तब बात सामने आती है कि 16 अप्रैल 2025 को गांव के अंदर ही शादी होनी थी। वहीं पर टेंट वगैरह, खाने वगैरह का इंतजाम जो है किया गया था। फिर 1 अप्रैल 2025 की बात है। दामाद ने अपने ससुर यानी कि जितेंद्र को फोन करके कहा भी था कि पापा जी मुझे मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल तो गिफ्ट कर ही सकते हो। जब बात मोबाइल की गिफ्ट करने की आती है तो वो वीवो का मोबाइल उन्हें गिफ्ट करते हैं। लगभग उसकी जिसकी कीमत 20,000 के आसपास होती है और वो मोबाइल जो है वो किस्तों पर ली गई होती है। ये जो घटनाक्रम है, ये जो मामला है अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। चारों तरफ समाज में इस घटना को लेकर तमाम तरीके की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती है। अब ये बात मीडिया वालों तक पहुंचती है। जब बेटी से यानी कि जिसकी शादी होने वाली थी, मीडिया वालों ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में, तो उसने कहा कि बस मैं अपनी माँ से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी नगद रुपए और जो भी जेवरात तुमने यहाँ से लेके गए हैं वो उसे बस यहाँ पे वापस देके चली जाओ, इसके अलावा हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। यही बात जब एक पत्रकार ने जितेंद्र से पूछा तो वो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करता हूं कि एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दे दो। मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जीडी में तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। जब पुलिस वालों से जानने की कोशिश की गई ऐसा क्यों,
तो वह कहते हैं कि लड़की यानी कि सास की उम्र लगभग यहाँ पे 38 साल है और जो दामाद है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोनों ही बालिग हैं और भारत का जो कानून है वो कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले जो है वो खुद से ले सकते हैं। उन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, इसका फैसला वो खुद कर सकते हैं। यदि सास जो है वो अगर जिद पे अड़ जाए कि उसे अपने दामाद के साथ ही रहना है तो शायद जितेंद्र तो क्या बल्कि जो कानून है वो भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए और 5 लाख के गहने की, उस मामले में जरूर एक FIR हो सकती है भविष्य में जाके, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद ही पुलिस इस पे आगे कार्रवाई करेगी। अभी पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन ढूंढ के भी शायद कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी जो मर्जी होगी वो वही होने वाला है। लेकिन इस महिला ने इस घटना को अंजाम देकर अपनी बेटी की इज्जत भी तार तार तो की ही है, साथ में वो अपनी इज्जत को भी यहाँ पे तार तार किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।